नाम ताहा शाहिद है। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 समझ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है बेटा ग्रुप को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा ताकि हम ग्रुप को बहुत आसानी से समझ सकें। अब हम आगे चलते हैं ज़रा। हमें ग्रुप को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसा कि बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इसकी आसान सी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें कम से कम दो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 2 और 1। अगर 2 और 1 के दरमियान में बेटा प्लस की साइन आ जाएगी तो हमें पता है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन को भी कम से कम दो एलिमेंट्स की जरूरत है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं यहाँ 1 रख दूं तो ये एक एलिमेंट है, यहाँ पे मैं एक और नंबर लिख दूं मतलब 2, तो दो एलिमेंट्स हो गए। अब दो एलिमेंट्स हो गए तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें कम से कम दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें एक एलिमेंट की जरूरत होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उनको हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे कि बेटा स्क्वायर रूट को सिर्फ एक एलिमेंट की जरूरत है, 2 मैं लिख दूंगा तब भी ये रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 3 लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, कोई भी एक नंबर लिख दूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें कम से कम एक एलिमेंट की जरूरत होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उनको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। और ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है कम से कम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। अब बेटा बात हो रही है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट इज अ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट। डेफिनेशन से बात समझ आ रही है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बेसिकली कैलकुलेशन है सेट के दो एलिमेंट्स की। सेट के दो एलिमेंट्स की कैलकुलेशन है और उनको कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट उसी सेट का होना चाहिए। अगर दो एलिमेंट्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं और रिजल्ट हमारे पास वही आ रहा है जो सेट में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो 1,0 है। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, पूछ रहे मल्टीप्लिकेशन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। तो बेटा हमें क्या करना होगा? हमें इस सेट के अंदर जो मौजूद वैल्यूज हैं इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई कराना होगा। जितने पॉसिबल तरीकों से ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। मिसाल के तौर पे 1,0 1,0 दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज 4 तरीकों से मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 आ गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 आ गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 आ गया। सारी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो गई हमारे पास तमाम के तमाम रिजल्ट जो आए हैं वो सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं? वो एस से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम कहेंगे यस, मल्टीप्लिकेशन द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। सही है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन टी। बेटा देखिए मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए तमाम पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, तमाम पॉसिबल एडिशन, इनको परफॉर्म करने के लिए हम एक अदर टेबल बनाते हैं और इस टेबल का नाम है मल्टीप्लिकेशन टेबल। मतलब इसको हम मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहते हैं। सही है। इसको हम कॉम्पोजिशन टेबल भी कहते हैं, इसको हम ट्रुथ टेबल भी कहते हैं। तो 3 नाम है इस टेबल के। बेटा इस टेबल में यहाँ पे हमेशा वो ऑपरेटर रखा जाएगा जिसकी सवाल में बात की जा रही है। एडिशन है तो एडिशन की साइन आएगी, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन की साइन आएगी, जिस ऑपरेटर की बात होगी वो यहाँ आएगा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, करना क्या है? पहले तो हमें जो सेट के अंदर वैल्यूज हैं उनको हमने रॉ फॉर्म में लिख दिया 1 2 और यहाँ पे कॉलम में लिख दिया 1 2। अब करना क्या है? ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, फिर ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2, फिर ये 2 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2, फिर ये 2 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4। तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं। बेटा अगर आप इन रिजल्ट्स को देखें तो इनमें ये एक ऐसा रिजल्ट है
जो कि हमारे गिवन सेट से बिलोंग नहीं करता। बेटा एक भी ऐसा रिजल्ट आ गया जो कि गिवन सेट से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? इसका रिजल्ट हमारे पास होगा नो। इसी तरीके से मैंने एक और मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया है। इस सेट से आप सब लोग बखूबी वाकिफ हैं। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और मैंने क्या करा है, 4 नेचुरल नंबर्स यहाँ पे रॉ में लिख दिए हैं, 4 नेचुरल नंबर्स यहाँ कॉलम में लिख दिए हैं। अब इनको आपस में ऑपरेट करा रहे हैं। 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। फिर 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। फिर 1 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। ये 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। ये 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8। अब 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। सही है। अब यहाँ पे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 एंड 4 4 16। बेटा तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया जो कि नेचुरल नंबर ना हो। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, क्योंकि एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा जो कि किसी मतलब बाहर का हो इस सेट से। बेटा जब भी रिजल्ट बाहर का आएगा, जैसे यहाँ पर आया था 4 4 इस सेट में नहीं है, ये एक बाहर का नंबर आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये सेट क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्योंकि तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं यस मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट है वो यस हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब जरा आगे चलते हैं हम यहाँ पे ताकि हम और चीजों को समझ सकें। अच्छा, अब बात होती है बाइनरी ऑपरेशन के बाद ग्रुपॉइड की, कि ग्रुपॉइड क्या होता है। A groupoid S, steric is an ordered pair of non-empty set S and a binary operation steric be defined on S। बेटा बेसिकली ग्रुपॉइड क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। सही है। S, स्टेरिक, ये ऑर्डर्ड पेयर, इसको ग्रुपॉइड कहते हैं। इसको ग्रुपॉइड कब कहते हैं? इसको ग्रुपॉइड तब कहेंगे जब ये जो सेट है, ये वाला सेट, सही है, ये सेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर? ये जो ऑपरेटर है यहां पे स्टेरिक है। सही है। कोई भी आ सकता है, मल्टीप्लाई की साइन आ सकती है, एडिशन की साइन आ सकती है, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की, कोई भी साइन आ सकती है। जब भी बेटा ये सेट एस विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेटर क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड का मतलब अभी मैंने पीछे बात करी कि सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराने पे, ऐड कराने पे, माइनस कराने पे, डिवाइड कराने पे, मतलब जिस ऑपरेटर की बात हो रही है, मिसाल के तौर पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें तो सेट के दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो इसी सेट का होगा। मतलब कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं होना चाहिए जो कि इस सेट का ना हो। तमाम के तमाम रिजल्ट्स इसी सेट के होंगे। तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को हम कहेंगे ग्रुपॉइड। जब बेटा ये सेट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर क्लोज्ड नहीं होगा तो हम इसको ग्रुपॉइड नहीं कहेंगे, इसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये सेट जब इसके रिस्पेक्ट से क्लोज हो जाएगा तो इस ऑर्डर्ड पेयर को ग्रुपॉइड कहा जाएगा। क्लोज्ड नहीं होगा तो ग्रुपॉइड नहीं कहेंगे। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा आर दी फॉलोइंग ग्रुपॉइड्स। सही, आर दी फॉलोइंग ग्रुपॉइड्स, ये ग्रुपॉइड्स हैं या नहीं है? तो बेटा पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में कहा जा रहा है डब्ल्यू कॉमा एडिशन। डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर्स। होल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या ग्रुपॉइड है या नहीं है, हमें ये बात देखनी होगी। तो हमें चेक करना होगा होल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने सेट के एलिमेंट्स यहाँ भी लिख दिए और यहाँ कॉलम में भी लिख दिए। अब बेटा एडिशन होगी, ये 1 जाके 0 से ऐड होगा तो हमारे पास, सॉरी ये 0 जाके 0 से ऐड होगा तो 0 आ गया। ये 0 जाके 1 से ऐड होगा तो 1। ये 0 जाके 2 से ऐड होगा तो हमारे पास 2। ये 0 जाके 3 से ऐड होगा तो 3। 0 जाके 4 से ऐड होगा तो 4। 1 0 से ऐड हुआ तो 1।
1 1 से ऐड हुआ तो 2, 1 2 से ऐड हुआ तो हमारे पास 3, 1 3 से ऐड हुआ तो 4, 1 4 से ऐड हुआ तो 5, 2 0 से ऐड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 जाके 1 से ऐड होगा तो 3 आ जाएगा हमारे पास, 2 जाके 2 से ऐड होगा तो 4, 2 3 से ऐड हो गया तो 5, 2 जाके 4 से ऐड हो जाएगा तो 6। इसी तरीके से 3 जाके 0 से ऐड हो जाएगा तो 3, 3 जाके 1 से ऐड हो जाएगा तो 4, 4 और फिर उसके बाद ये 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7। इसी तरीके से हम ऐड कराते जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 0 में ऐड हुआ 4, 4 1 में ऐड होगा तो 5, फिर उसके बाद 4 जाके 2 में ऐड होगा 6, फिर 4 जाके 3 में ऐड होगा तो हमारे पास 7 और 4 4 से ऐड हो जाएगा तो 8। बेटा तमाम के तमाम रिजल्ट जो है वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि होल नंबर से बिलोंग ना करता हो। तो इसका मतलब है कि ये क्या कहलाएगा, ये सेट क्लोज्ड कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेटर। मतलब ये जो सेट है ये एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम ग्रुप वाइड पढ़ेंगे, मतलब हम कहेंगे कि ये ग्रुप वाइड है। एक और एग्जांपल मैंने दी है यहाँ पे v कॉमा डॉट। v का मतलब वेक्टर्स, डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट। बात हो रही है वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की और पूछा जा रहा है वेक्टर्स का जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट क्लोज्ड है या नहीं है। तो हमने क्या करा, दो ऐसे ही वेक्टर सपोज कर लिए बेटा, ताकि हम आपको बात समझा सकें। मैंने यहाँ दो अलग अलग वेक्टर सपोज किए, दोनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई वाली वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जे वाली वैल्यूज जे वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो, 2 अंदर 2, 3 जाके इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो, 3 3 9, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 11। बेटा ये जो हमारे पास 11 आया है, ये 11 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। बेटा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा, मतलब दो वेक्टर्स का जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कभी भी रिजल्ट वेक्टर नहीं आएगा। तो बेटा क्योंकि रिजल्ट वेक्टर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये सेट क्लोज्ड नहीं है। क्योंकि ये सेट क्लोज्ड नहीं है तो ये ग्रुप वाइड नहीं कहलाएगा। यहां पर आ जाए हम, तो यहां पे हमसे बात हो रही है M3 कॉमा मल्टीप्लीकेशन। M3 क्या है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिसेस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने पे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे दो ऐसे ही रैंडम मैट्रिसेस सपोज कर लिए और मैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, सही है। ये दो मैट्रिसेस को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 3x3 ऑर्डर के, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये भी क्या होगा, ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। मल्टीप्लाई करा के खुद देख लिएगा कि दो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस को जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे आने वाला रिजल्ट 3x3 ऑर्डर का ही होगा। मतलब बेटा सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट वही ऑर्डर आता है जो दोनों का ऑर्डर था। मतलब दो 3x3 के मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3x3 ऑर्डर का आएगा, दो 2x2 ऑर्डर के मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट जो है 2x2 ऑर्डर का आएगा। अब बेटा ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो ग्रुप वाइड कहलाएगा, सही है। तो ये बात हमें यहां तक समझ आ गई। अब आगे चलते हैं हम ताकि अगली चीज को समझ सकें। यहाँ पे बात कर रहा था कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की, कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है बेटा। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक ऑन अ सेट S is said to be commutative if A static B is equal to B static A। अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, सही है, तो हम ऐसे ऑपरेशन को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। मतलब बेटा यहाँ पे कोई भी साइन आ सकती है, A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। मल्टीप्लीकेशन की साइन भी हम लिख सकते हैं बीच में, सही है। इसी तरीके से हम एडिशन की साइन भी लगा सकते हैं बीच में। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, ये बात आप सब लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ी है, सही है। जब भी कोई सेट इसको इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा वो ऑपरेशन। अगर कोई सेट इसको प्रूव कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को प्रूव कर रहा है, तो वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। बेटा एसोसिएटिव लॉ में भी क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी साइन आ सकती है, मल्टीप्लाई की साइन आ सकती है,
यहाँ पे प्लस की साइन आ सकती है, यहाँ पे यूनियन की साइन आ सकती है, यहाँ पे इंटरसेक्शन की साइन आ सकती है। बस शर्त ये कि इन दोनों प्रॉपर्टीज में माइनस की साइन नहीं आ सकती, डिवाइड की साइन नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती बेटा? क्योंकि बेटा अगर मैं बात करूं माइनस की तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस है। अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो a माइनस बी माइनस ए के बराबर कभी भी नहीं होगा। सही है, तो माइनस की साइन कभी भी नहीं आ सकती, यहाँ पे डिवाइड की साइन कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि आप लोगों को खुद पता है a डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें, अब इसमें कहा जा रहा है डैश इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। एक सेट दिया हुआ है, उसमें कहा जा रहा है क्या जो है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेटर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, नन। बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एडिशन की साइन आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, माइनस की साइन नहीं आ सकती, डिवाइड की साइन नहीं आ सकती। तो आपके सामने है माइनस आ जाए, सवाल में कहीं लिखा हुआ है कम्यूटेटिव, तो माइनस की साइन नहीं आ सकती कभी भी, डिवाइड की साइन नहीं आ सकती कभी भी, माइनस नहीं आ सकता, डिवाइड नहीं आ सकता, रह गया एडिशन रह गया, और हमारे पास नन रह गया। हम करेंगे क्या? एडिशन की मदद लेके देखेंगे। हम क्या करेंगे? इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट कराएंगे इस प्रॉपर्टी के जरिए। बेटा अगर मैं बात करूं a प्लस बी, ए और बी क्या है? सेट के दो एलिमेंट्स। इस सेट के दोनों एलिमेंट्स को उठा लिया, इन दोनों को आपस में ऐड करा रहे हैं। इन दोनों को दो तरीकों से आपस में ऐड कराया जा सकता है, 1 प्लस माइनस 1 या फिर -1 + 1। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर लेगा। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर कहलाएगा। यहाँ पर आ जाए डैश इज द कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑफ 1, 0। तो वही बात है बेटा, माइनस की साइन है काट देंगे, डिवीजन की साइन है काट देंगे, एडिशन की साइन आ रही है तो इसका मतलब है हमेशा प्रूव होगा। तो एडिशन हमारा आंसर कहलाएगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं ताकि हम और चीजें समझ सकें। अब बात हो रही है अबेलियन ग्रुप की, कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड। अबेलियन ग्रुप का दूसरा नाम कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड कहलाता है। डेफिनेशन कह रही है कि अ ग्रुप वाइड का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, ये जो सेट है, सेट एस, ये क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेटर, इज सेट टू बी कम्यूटेटिव। और अबेलियन ग्रुप ये कम्यूटेटिव कहलाएगा या अबेलियन ग्रुप कहलाएगा इफ स्टैटिक इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। बेटा सवाल में जब भी आपके पास अबेलियन ग्रुप लिखा आ जाए, आपके पास कम्यूटेटिव ग्रुप वाइड लिखा आ जाए, आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, ये दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, मतलब कोई भी ऑपरेटर आ सकता है। मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है तो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तो आप कम्यूटेटिव लॉ को इस्तेमाल करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है क्या? सेट क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे वही काम होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन वाला जो बाइनरी ऑपरेशन में हमने काम किया था। हमने चेक किया था ना कि आने वाले रिजल्ट जो है वो बाहर के एलिमेंट्स तो नहीं है, तो बाइनरी ऑपरेशन वाला काम करना है हमें यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, एक सवाल को मैं डिस्कस कर रहा हूं, इस ग्रुप वाइड n कॉमा मल्टीप्लीकेशन एंड अबेलियन ग्रुप। कह रहे हैं कि ग्रुप वाइड n कॉमा मल्टीप्लीकेशन जो है वो अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। सही है, तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि ग्रुप वाइड है या नहीं है। ग्रुप वाइड का मतलब ये क्लोज है या नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा सवाल में बता दिया गया है कि ये ग्रुप वाइड है और इस ग्रुप वाइड को हमें चेक करना है कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप वाइड को चेक करना है कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय। पहले a की जगह हमने क्या रख दिया? 1। b की जगह हमने क्या रख दिया? 2। b की जगह 2 रख दिया, a की जगह 1 रख दिया। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, रिजल्ट 2 आ गया। इसी तरीके से a की जगह 2 रख दिया, b की जगह 3 रख दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट 6 आ गया। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, रिजल्ट 12 आ गया। दोनों के रिजल्ट्स बराबर आ गए, तमाम रिजल्ट्स क्योंकि बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि ये अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। फिर उसके बाद बात हो रही है सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप के लिए क्या करना है भाई? सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। सबसे पहली बात क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है वही बाइनरी ऑपरेशन वाला काम करना है कि सेट में
मतलब सेट के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट कराने पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसी सेट के हैं या नहीं है। अगर रिजल्ट्स उसी सेट के होंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर। अगर रिजल्ट कोई बाहर का एलिमेंट आ गया, मतलब उस सेट का एलिमेंट नहीं आया, तो वो क्या कहलाएगा कि वो क्लोज्ड नहीं है। और साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है एसोसिएटिव लॉ, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये ब्रैकेट में होगा अगर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये लॉ प्रूफ करना होगा। एडिशन मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई की साइन आएगी, एडिशन की बात हो रही है तो एडिशन की साइन आएगी, यूनियन की बात हो रही है तो यूनियन की साइन आएगी। अब इस सवाल में आ गए, सवाल में हमसे कहा जा रहा है एन कॉमा मल्टीप्लीकेशन। कह रहे हैं ये ग्रुपॉइड, इस ग्रुपॉइड है सेमी ग्रुप। कह रहे हैं ये ग्रुपॉइड सेमी ग्रुप है या नहीं है, क्योंकि बता दिया कि ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड का मतलब ये क्लोज्ड है। अब हमें चेक करना है कि सेमी ग्रुप है या नहीं है, तो सेमी ग्रुप के लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल किया है। बेटा ए बी सी की जगह इस सेट की तीन वैल्यूज उठाएंगे, शुरू की तीन वैल्यूज उठा ली 1 2 3, और हमने क्या करा, इनको सॉल्व कर लिया। आपको पता ही है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो 6 आएगा, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 6 आएगा। इसी तरीके से ए की जगह 3 रख दिया, बी की जगह 4 रख दिया, सी की जगह 5 रख दिया, मतलब सेट के और एलिमेंट्स को लिख दिया हमने यहाँ पे। इन दोनों का रिजल्ट क्या आ गया 60। यहाँ पे भी ए की जगह 6, बी की जगह 7, सी की जगह 8, ए की जगह 6, बी की जगह 7 और सी की जगह 8 आ गया, और इसका रिजल्ट आ गया 336। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है कि ये सेमी ग्रुप कहलाएगा। सही है। अब आगे की जानिब चलते हैं हम। यहाँ पे अब बात हो रही है आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इस बात को हमें समझना होगा। एक ऐसा एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट की आइडेंटिटी को तब्दील ना करे, एक ऐसा एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट की वैल्यू को तब्दील ना करे। मिसाल के तौर पे बेटा मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, बेटा मैं ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं कि हमारे पास इसका रिजल्ट ए ही आ जाए, मैं बी को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं कि रिजल्ट हमारे पास बी आ जाए, मतलब इसकी अपनी आइडेंटिटी तब्दील ना हो, ए ही रहे, बी ही रहे। तो बेटा ए को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ए आएगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बी आएगा। मतलब 1 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा लूं तो वो नंबर तब्दील नहीं होगा। बेटा 1 एक ऐसा नंबर है जो कि दूसरे नंबर के अंदर तब्दीली नहीं लाएगा, तो हम 1 को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आइडेंटिटी, क्योंकि सामने वाले एलिमेंट को तब्दील नहीं करेगा। ऐसा एलिमेंट जो कि ऑपरेटर के रिस्पेक्ट से सामने वाले एलिमेंट को तब्दील ना करे, उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। सही है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है और ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है इस आइडेंटिटी एलिमेंट को। बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वो एक यूनिक एलिमेंट होता है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक एलिमेंट है। यूनिक का मतलब हर सेट के अंदर एक ही आइडेंटिटी होगी, एक से ज्यादा आइडेंटिटी मौजूद नहीं होगी। बेटा ए अगर आइडेंटिटी से ऑपरेट होगा, ये जो ऑपरेटर लगा हुआ है ये स्टैटिक लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर आ सकता है। मल्टीप्लाई की बात, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, एडिशन भी, यूनियन, इंटरसेक्शन, कोई भी आ सकता है ऑपरेटर। बेटा ए जब आइडेंटिटी से ऑपरेट होगा तो रिजल्ट ए आएगा, मतलब ए में चेंज नहीं आएगा। या फिर ई को ए से ऑपरेट कराएंगे तो रिजल्ट ए आ जाएगा। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए को तब्दील नहीं करेगा, ए ही रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं यहां बात कर रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। बेटा मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा दूं 1 आएगा, मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा दूं 2 आ जाएगा, या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं मेरे पास 2 आ जाएगा। मैं 2 को मल्टीप्लाई कराऊं 1 से तो 2 आ रहा है, मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊं 1 से तो 3 आ रहा है।
मैं अगर 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से तो हमारे पास 4 आ रहा है, मतलब 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको तब्दील नहीं कर रहा। तो 1 बेटा क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जो कि किसी में ऐड हो तो उसको तब्दील ना करे। बेटा 1 के अंदर मैं क्या ऐड कराऊं कि 1 आ जाए, तो आपके सामने 0, 1 में 0 ऐड कराऊंगा तो 1 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड कराऊंगा तो 2 आ जाएगा, 3 में 0 ऐड कराऊंगा तो 3 आ जाएगा, 4 में 0 ऐड कराऊंगा तो 4 आ जाएगा। तो 0 क्या कर रहा है, एडिशन के रिस्पेक्ट से सामने वाले नंबर को तब्दील नहीं कर रहा, मतलब 0 किसी में भी ऐड हो रहा है तो उस नंबर को चेंज नहीं कर रहा, जो नंबर है वही हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो 0 कहलाएगा बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं, अगर नल मैट्रिक्स किसी में ऐड होगा, किसी मैट्रिक्स में ऐड होगा तो उसको तब्दील नहीं करेगा, तो नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिसेस एडिशन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेट्स की, तो बेटा अगर हम किसी भी सेट को नल सेट के साथ ऑपरेट कराएं, मतलब अगर हम किसी भी सेट का नल सेट से यूनियन लें, तो बेटा आने वाला रिजल्ट हमेशा वही सेट होगा जो हमारे पास लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे ए यूनियन नल सेट, ए और यूनियन नल सेट का यूनियन लिया तो ए आ जाएगा, बी यूनियन नल सेट लूंगा तो बी आ जाएगा, सी यूनियन नल सेट लूंगा तो सी आ जाएगा। मतलब नल सेट इस सेट के अंदर मतलब इसके रिजल्ट को तब्दील नहीं करेगा, तो नल सेट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। सही है, तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट में तब्दीली ना लाए, उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अब बेटा बात हो रही है यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स की, जो अगला टॉपिक है हमारा। हम अभी बात कर रहे थे इससे पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स की। स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स कौन से, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमें पता है बेटा कि अगर दो नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर दो नंबर्स के दरमियान में एडिशन की साइन आएगी तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। सही है, अगर दो नंबर्स के दरमियान में स्टेरिक आ जाए तो हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो बेटा स्टेरिक के दरमियान, मतलब दो नंबर्स के दरमियान में अगर स्टेरिक आ जाए तो हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ऐसा ऑपरेटर जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसके रिजल्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ये ऑपरेटर अगर दो वैल्यूज के दरमियान में आएगा तो क्या रिजल्ट हमें देगा, ऐसे ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर कहते हैं। नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर की कुछ शक्लें ये आपकी किताब के अंदर इस्तेमाल की गई हैं, उनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि स्टेरिक है, डॉटेड सर्कल है, और यहाँ पे क्रॉस है सर्कल के अंदर, क्रॉस सर्कल, और भी ऐसे ही ऑपरेटर्स हैं। सही है बेटा, सवाल में क्या होगा कि भाई आपसे कहा जा रहा है फाइंड एन आइडेंटिटी इन क्यू। क्यू का मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू स्टेरिक। रैशनल नंबर्स आप लोगों को पता है ना कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। बाकी एक और बात भी हम कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, बार बार आपके पास 1 3 आ रहा हो मिसाल के तौर पे, तो एक ऐसा नंबर जिसके पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रही हो, ऐसे नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब बेटा सवाल में बात हो रही है स्टेरिक की। जैसे ही सवाल में आपको स्टेरिक दिखा, स्टेरिक को देखते ही आपने कहा कि भाई यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर की बात हो रही है, तो अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि कहीं पर भी दो वैल्यूज के दरमियान में ये ऑपरेटर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि दो वैल्यूज के दरमियान में ऑपरेटर लगा हुआ है, ए बी के दरमियान में ये ऑपरेटर लगा हुआ है, और इसका एक रिजल्ट भी हमें बताया हुआ है कि इसका रिजल्ट आ रहा है 4ab। तो हमने इस रिजल्ट को उठा के यहाँ पे लिख दिया कि ए स्टेरिक बी बराबर है 4ab के। ए की जगह 1 रख दिया, बी की जगह 2 रखा, रिजल्ट क्या आ गया, 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ गया। मतलब मैं समझा रहा हूं
कि इस सवाल में ये ऑपरेटर क्या काम कर रहा है। मतलब दो वैल्यूज के दरमियान में जब भी ये ऑपरेटर आएगा, जब भी स्टैटिक आएगा तो रिजल्ट आएगा 4ab। अब ए भी कुछ भी हो सकता है, ए और बी कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, सही है। तो ए की जगह मैंने 1 रखा, बी की जगह मैंने 2 रखा, तो रिजल्ट आ गया 4, ए की जगह 1, बी की जगह 2, 8 आ गया। इसी तरीके से 2 3 रिजल्ट आ गया 4 ए बी, ए की जगह 2 आ गया, बी की जगह 3 आ गया, रिजल्ट 24 आ गया। इसी तरीके से ए और बी के दरमियान में स्टैटिक है, रिजल्ट आ गया 4 ए बी और हमारे पास का रिजल्ट आ गया 2। बेटा तो जब भी दो वैल्यूज के दरमियान में स्टैटिक आएगा तो रिजल्ट आएगा 4ab, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें आइडेंटिटी निकालनी है, जब भी आइडेंटिटी की बात हो, जब भी नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर की बात हो तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिटी निकालने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लिख दिया, सही है। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ए स्टैटिक ई बराबर है ए के। दो वैल्यूज के दरमियान में स्टैटिक है, जब भी दो वैल्यूज के दरमियान में स्टैटिक होगा रिजल्ट आएगा 4ab, 4ab। बेटा ए की जगह हमारे पास ए रहेगा, ई की जगह मतलब बी की जगह हमारे पास ई आ जाएगा। तो 4ab, तो ए की जगह ए आ गया, बी की जगह ई आ गया और ये वाला ए एज इट इज नीचे आ गया। बेटा ई यहाँ पे रहेगा, 4a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, ए से ए कैंसिल कर दिया हमने, ए से ए कैंसिल करने पे ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। और ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट शर्त ये है कि इस नंबर से बिलोंग करना चाहिए, मतलब इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। मतलब क्यू से बिलोंग करना चाहिए, क्यू से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल ये क्यू से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, जितने भी नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं उन नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है 1/4 होगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स एलिमेंट की। अब इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें ये बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि बेटा मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जैसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 को मल्टीप्लाई कराया उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ए को मल्टीप्लाई कराया उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, ए को मल्टीप्लाई कराया 1/a से, तो रिजल्ट आ गया 1। 3 को मल्टीप्लाई कराया उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, रिजल्ट आ गया 1। 4 को मल्टीप्लाई कराया उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, 1 आ गया। बेटा जब मैंने यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? हमारे पास रिजल्ट आ गया 1। 1 क्या है बेटा हमारे पास? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि 1 क्या है? आइडेंटिटी है। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमें इस प्रॉपर्टी को समझना है कि जब भी कोई एलिमेंट अपने इनवर्स से ऑपरेट होगा तो रिजल्ट हमेशा हमेशा क्या मिलेगा हमें? रिजल्ट हमेशा हमें मिलेगा आइडेंटिटी, सही है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इनवर्स एलिमेंट के हवाले से कि जब भी कोई एलिमेंट अपने इनवर्स से ऑपरेट होगा तो रिजल्ट हमेशा हमेशा आइडेंटिटी आएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एडिशन की बात करी है, 1 को मैं ऐड करा रहा हूँ एडिटिव इनवर्स से। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। मैं क्या कर रहा हूँ? 1 को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करा रहा हूँ तो 0 आ रहा है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, -2 और 2 को ऐड करा रहा हूँ, मतलब 2 को और उसके एडिटिव इनवर्स को मैं ऐड करा रहा हूँ तो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है क्या? 0। 0 क्या है हमारे पास? एक आइडेंटिटी है। 0 कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी। तो बेटा जब भी कोई एलिमेंट अपने इनवर्स से ऑपरेट होगा तो रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी आएगा। अच्छा बेटा यहाँ पे भी सवाल में स्टैटिक की बात हो रही है। इनवर्स ऑफ 3/4 in Q with respect to static where A static B is equal to 4AB for all AB belongs to rational numbers। अब बेटा यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट की बात हो रही है। मैंने पिछले ही सवाल के पार्ट को उठाया है यहाँ पे कि A static B is equal to 4AB, मतलब जब भी दो वैल्यूज के दरमियान में स्टैटिक आएगा तो रिजल्ट आएगा 4AB। तो हमने भी यहाँ पे यही करा। बेटा इनवर्स की जब भी बात होगी, इस इनवर्स की बात हो रही है, कौन सा ऑपरेटर है? नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर। अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटर है तो इनवर्स तो डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ ना कि 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है
अगर एडिशन की साइन आ रही है तो 2 का इन्वर्स मैं बता सकता हूँ -2 होगा, मतलब एडिटिव इन्वर्स होगा। लेकिन जब स्टेरिक आ जाएगा तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसका इन्वर्स क्या होगा, तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, ए स्टेरिक ए इनवर्स, दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक है, दो वैल्यूज के दरमियान में। इस सवाल में जब भी स्टेरिक आएगा, हर सवाल में नहीं, इस सवाल में जब भी स्टेरिक आएगा तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4ab। तो 4ab, अब ए की जगह तो ए आ जाएगा क्योंकि पहली वैल्यू ए है आपके पास। बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, ए इनवर्स। लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ए से ए इनवर्स तो कट सकता है, हम काट क्यों नहीं रहे? बेटा हम स्टेरिक की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम नहीं काटेंगे इसे। हम इस सवाल में मतलब जब भी इनवर्स की बात होगी तो हम हमेशा ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स को हमने यहाँ छोड़ दिया, 4 है मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके हमारे पास डिवाइड हो गया। अच्छा बेटा यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है कि यहाँ पे हमारे पास 16 आएगा, सही है। तो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, 4 4 16 ए हो गया। अब हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो ए है, इस ए की जगह पे, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 1/16 है, तो अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें इनवर्स निकालना है 3/4 का। बेटा एक रिलेशन आ गया मेरे पास, ये रिलेशन क्या आ गया है, ये रिलेशन हमें बताएगा कि विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक नंबर का इनवर्स क्या होगा। ए की जगह 1 रखा, उसका इनवर्स आ जाएगा, 2 रखेंगे उसका इनवर्स आ जाएगा, 3 रखेंगे उसका इनवर्स आ जाएगा, 4 रखेंगे उसका इनवर्स आ जाएगा। बेसिकली ये एक फॉर्मूला आ गया इनवर्स निकालने का। तो ए की जगह मैं क्या करूंगा, ए की जगह 3/4 रख दूंगा क्योंकि मुझे 3/4 का इनवर्स निकालना है। तो ये 4 1 4 और ये 4 4 16, ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास का रिजल्ट आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/12। तो 3/4 का इनवर्स हमारे पास 1/12 आ गया। आगे चलते हैं अब हम। अच्छा तो अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी, अब यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप की। मतलब आपके सामने है कि इतनी सारी चीजें हमने समझ ली, अब उसके बाद ग्रुप की बात हो रही है, क्योंकि अब हमें ये समझाया जा रहा है कि बेसिकली ग्रुप होता क्या है। ग्रुप हम ऐसे सेट को कहते हैं, ऐसे सेट को जो कि 4 प्रॉपर्टीज को प्रूव करे। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई। एक प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास मतलब एक प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, तीसरी हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब चारों प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो हम समझ चुके हैं, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब सेट क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर, मतलब सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराने पे आने वाला रिजल्ट सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, ए मल्टीप्लाई बाय बी को ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन बी मल्टीप्लाई बाय सी ब्रैकेट के अंदर जो है आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात हो रही है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। जिस सेट की बात हो रही है, जो सेट हमें सवाल में दिया हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उसमें। मतलब क्या बेटा, अगर हमसे सवाल में मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो सवाल में 1 होना चाहिए, मतलब उस सेट के अंदर 1 होना चाहिए क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अगर सवाल में एडिशन की बात हो रही है तो सेट के अंदर 0 होना चाहिए क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सेट के अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर नंबर का इनवर्स होना चाहिए, हर नंबर का जो इनवर्स है वो सेट में होना चाहिए जिस सेट की बात हो रही है। आइए इस बात को हम समझते हैं थोड़ा सा डीपली। आर दी फॉलोइंग ग्रुप्स, सही है। अब बेटा पहले पार्ट में कहा जा रहा है n कॉमा मल्टीप्लीकेशन, नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है या नहीं है। n बराबर है 1 2 3 4, एक सेट दिया हुआ हमारे पास ये। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है सवाल में, हमें चेक करना है सबसे पहले कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मतलब ये सेट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर क्लोज्ड है या नहीं है। तो बेटा हमें पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, हम क्योंकि बहुत दफा नेचुरल नंबर्स को पीछे भी इस्तेमाल कर चुके हैं। आपके सामने ये कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो 6 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 12 आ जाएगा। मतलब सेट के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, मल्टीप्लाई कराने पे आने वाला रिजल्ट नेचुरल नंबर ही होगा, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा जो कि नेचुरल नंबर ना हो। मतलब ये सेट पहली प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है।
सही है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू दिस, मतलब ये लिखी हुई। ए की जगह 1 रख दिया, मतलब इस सेट की वैल्यूज रखनी है, बी की जगह 2 रख दिया और सी की जगह 3 रख दिया। इनको सॉल्व किया आपस में, सॉल्व करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 6, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को प्रूव कर रहा है। बेटा जब भी मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाए ना तो आंखें बंद करके आप कहते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करेगा। सही है। फिर उसके बाद बात हो रही है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कौन सा ऑपरेटर है? ऑपरेटर कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। सही है। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। क्या सेट में 1 मौजूद है? तो बेटा आप लोगों को दिख रहा है कि 1 मौजूद है, मतलब सेट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है जो कि 1 है, मतलब ये सेट इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर रहा है। अब बात हो रही है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। क्या इनवर्स मौजूद है? इनवर्स का मतलब क्या है बेटा? बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, इनवर्स निकालना होगा। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1 ही होता है, 1 होता है मतलब। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, जो कि हमारे पास हो जाएगा 0.5। सही है। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, जो कि हो जाएगा हमारे पास 0.33। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, जो कि हमारे पास क्या आ गया 0.25। मतलब बेटा आपके सामने कि तमाम वैल्यूज़ जो जो दिख रही थी उनका मैंने इन्वर्स निकाला। इनका जो इन्वर्स है, मतलब जो रिजल्ट्स आए हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। बेटा सारे के सारे नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी प्रूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप नहीं कहलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। आगे चलते हैं। बात हो रही है z कॉमा एडिशन। z का मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा बेटा होता क्या है, ज़्यादातर सेट जो है ना वो आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करते, ज़्यादातर सेट्स। तो हम करेंगे कि आखिरी प्रॉपर्टी। अच्छा तो अब हम बात कर रहे थे कि z की, कि z कॉमा एडिशन ग्रुप है या नहीं है। बेटा एडिशन की बात हो रही है। बेटा ज़्यादातर सेट जो है आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करते, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करते। तो हम आखिरी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। सवाल में किसकी बात हो रही है? एडिशन की, तो एडिटिव इनवर्स निकालना होगा। बेटा 0 का एडिटिव इनवर्स -0 मतलब 0 होगा। अगर पॉजिटिव 1 की बात करूं तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3। तो बेटा इन नंबर्स का जो एडिटिव इनवर्स है, इन नंबर्स का जो इनवर्स है वो z का ही नंबर आ रहा है, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो z से ही बिलोंग कर रहा है। कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि z से बिलोंग ना कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है? तो बेटा सवाल में बात हो रही है एडिशन की। एडिशन की जब बात हो तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढनी है सेट के अंदर, मतलब हमें देखना है कि गिवन सेट में 0 है या नहीं है। तो बेटा आपके सामने गिवन सेट में 0 मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर रहा है। फिर बात हो रही है एसोसिएटिव लॉ की। तो बेटा मैंने कहा एडिशन की साइन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाए, आंखें बंद करके कहते हैं कि ये प्रूव होगा, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ हमेशा प्रूव होगा। आप चेक कर लीजिएगा, वरना a प्लस बी को ब्रैकेट में लिखिएगा प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन की साइन लगा सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो क्लोज्ड हैं या नहीं है। मतलब आपके सामने बेटा अगर मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 0 आएगा। सेट की दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा के देख लें। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 2 आ जाएगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो -4 आ जाएगा। तो बेटा मैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कराऊँ, आने वाला रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही होगा। सही है। मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो सेट ऑफ इंटीजर क्लोज्ड होगा। अब यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है तो एडिशन के रिस्पेक्ट से भी क्लोज होगा। मतलब अगर मैं 0 को ऐड करा दूँ 1 से तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 0 को ऐड करा दूँ 2 से तो हमारे पास 2 आ जाएगा।
इसी तरीके से मैं -1 को ऐड करा दूं 3 से, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। मतलब दो एलिमेंट्स को उठा के आपस में ऐड करा लूँ, आने वाले रिजल्ट्स इंटीजर्स ही होंगे। आपको काफ़ी सारे नंबर्स को आपस में ऐड करा के देखना पड़ेगा कि तमाम के तमाम रिजल्ट्स हैं वो इंटीजर हैं या नहीं है। आखिरी सेट की बात हो रही है, इसमें हमें आखिरी प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। मतलब बेटा ये सेट जो है तमाम प्रॉपर्टीज़ को क्योंकि प्रूव कर रहा था, मैंने बताया नहीं, ये ग्रुप ही कहलाएगा, मतलब ये येस होगा। फिर उसके बाद बात हो रही है इस सेट की, जो कि होल नंबर्स का सेट है। होल नंबर्स के सेट के अंदर हम देखेंगे कि इनवर्स तमाम वैल्यूज़ का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1/2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1/3, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4। आपके सामने है तकरीबन सारे एलिमेंट्स का जो इन्वर्स है वो होल नंबर्स में से नहीं है। मतलब ये आपके पास होल नंबर में नहीं है, ये नंबर आपके पास होल नंबर में नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, तमाम के तमाम रिजल्ट्स, मतलब ज़्यादातर रिजल्ट्स होल नंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब है ये आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं कर रहा। आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं कर रहा तो ये ग्रुप नहीं कहलाएगा। अच्छा बेटा, एक भी नंबर का अगर आपको इन्वर्स नहीं दिख रहा, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपको सेट में कहीं 0 दिख रहा है और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वो आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं कर रहा। आखिरी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप नहीं कहलाएगा।